अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी में खड़े हुए संकट का समाधान कब निकलेगा? क्या पीस डील पर बात सच में शिद्दत से चल रही है? इसको लेकर संशय की स्थिति अभी बनी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की नई कोशिशों की खबर सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें फिर $100 प्रति बैरल के नीचे आ तो गई हैं, लेकिन अनिश्चितताएं अभी भी बरकरार हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कूटनीतिक प्रगति पर खुशी जाहिर करते हुए उम्मीद जताई है कि यह युद्ध जल्द ही खत्म होगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही और दोनों देश एक पूर्ण और अंतिम समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। आपको यह भी बताएं कि अमेरिका और ईरान के बीच यह समझौता यूएस की ओर से प्रस्तावित एक पन्ने का सिंगल पेज का एक 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन का हिस्सा है। तो दो हाइलाइट्स इस वक्त निकल रहे हैं, एक पेज का समझौता और 14 उसमें पॉइंट्स हैं जिन पर दोनों पक्ष अभी विचार विमर्श कर रहे हैं। ईरान जो अभी लेटेस्ट जो खबरें आ रही हैं ईरान की ओर से वो ये हैं कि ईरान की ओर से इसमें बयान आया कि वो इस पर विचार कर रहा है। अभी पढ़ रहे हैं हम, लेकिन क्या वाकई में ईरान अपने परमाणु संवर्धन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए तैयार होगा? जितनी भी शर्तें ईरान पर डालने की बात अमेरिका कह रहा है, क्या ईरान उन सबको मानेगा? और ईरान की भी कुछ शर्तें जो अमेरिका के ऊपर इसमें डालने की कोशिशें की गई हैं, क्या अमेरिका उसको मानेगा? कुल मिलाकर के क्या इस वक्त की स्थिति है, ये समझने की कोशिश हम करते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। प्रोफेसर हर्ष पी पंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, किंग्स कॉलेज लंदन एंड डायरेक्टर ऑफ स्टडीज एंड हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम ORF। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर पंत आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। सबसे पहले सर, ये जो शांति की बात हो रही है, 1 पेज 14 पॉइंट्स के शांति की बात हो रही है, ये शांति सच में आ पाएगी या सिर्फ भ्रांति है सर? देखिए, ये जिस तरह से अभी तक का घटनाक्रम चला है वहां पर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई दूरगामी शांति की प्रक्रिया वहां शुरू नहीं हुई है। क्राइसिस मैनेजमेंट शुरू हुआ है, क्योंकि एक क्राइसिस है जो दोनों ही देशों के लिए परेशानी बनी हुई है। जो ट्रम्प साहब हैं वो चुनाव में जा रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शंस की शुरुआत हो चुकी है, वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, ऑलरेडी शुरू हो गई है। वहां पर एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी प्राइसेस में दबाव बना हुआ है अमेरिका में और लोग परेशान हैं। तो कहीं पर जो ईरान की स्ट्रैटेजी रही कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपना दबाव बनाकर प्रेशर डाले अमेरिका पर, वो कुछ कुछ उसका प्रभाव अमेरिका पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की हालत भी कोई खास अच्छी नहीं है, उसके भी अंदर काफी परेशानियां चल रही। तो दोनों ही इस दुविधा से, इस समस्या से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी और उसमें डाइवर्जेंसेस इतने ज्यादा हैं, जिसका आपने भी जिक्र कर रहे थे आप, कि अगर न्यूक्लियर जो परमाणु प्रोग्राम है ईरान का, अगर वो इस क्राइसिस की शुरुआत था तो वो रिजॉल्व कैसे होगा, जबकि ईरान उसको देगा नहीं और अमेरिका के लिए वो एक रेड लाइन है। तो वहां पर मुझे लगता है समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। जो मेमोरेंडम, एक पेज का मेमोरेंडम, 14 पॉइंट्स का मेमोरेंडम दिया गया है ईरान को, उसमें दोनों ही तरफ के जो कोर इश्यूज हैं वो एड्रेस नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इसमें कुछ समय लगेगा और जो भी अगर एक एग्रीमेंट बनता है, वो एग्रीमेंट को ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाएगा, इस पर भी समस्या तनातनी बनी रही। सर, शांति की हम उम्मीदें क्या कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ये तो देखने में आ रहा है कि बातचीत चल रही है, जो मध्यस्थ जो ताकतें हैं वो भी कोशिशें कर रही हैं। ओमान, टर्की, पाकिस्तान भी इस तरह के दावे कर रहा है, चीन में एक अलग कोशिशें हो रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बातचीत तो हो रही है दोनों पक्षों में, प्रत्यक्ष या अथवा परोक्ष रूप से, लेकिन दोनों की पोजीशनिंग बड़ी हार्ड लाइन वाली हैं दोनों तरफ से। अभी भी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दोनों ने रखी हुई हैं। तो शांति की खिड़कियां आपको कहां-कहां, किस-किस बिंदु पर खुलती हुई दिखाई दे रही हैं? देखिए, एक तो जैसा आपने कहा कि मुझे लगता है जो प्रेशर, सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशर बन रहा है वो चीन की तरफ से बन रहा है। चीन जब अभी ईरान के विदेश मंत्री चीन गए थे, तो चीन ने भी उनको ये मैसेज दिया कि इसको खोलना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब बंद नहीं रखना चाहिए। और मुझे लगता है ट्रम्प की इस महीने के दूसरे हाफ में वहां पर चीन की यात्रा है, तो ट्रम्प चाहेंगे कि ये समस्या पहले इसका समाधान हो जाए, इससे पहले वो चीन जाएं। तो काफी सारे ऐसे धागे हैं जो इस तरह से खुल रहे हैं कि वो दोनों ही देशों को किसी ना किसी अग्रीमेंट के करीब ला रहे हैं।
लेकिन जो समस्या मुझे लग रहा है अभी बनी हुई है कि जो कोर इश्यूज है उनको कैसे एड्रेस किया जाएगा। जो हमको सुनने में आ रहा है वो ये कि जो सीज फायर हुआ है वो सीज फायर को और आगे एक्सटेंड किया जाए और उस सीज फायर के बेसिस पर ट्रस्ट बिल्डिंग की जाए, क्योंकि एक बात याद रखने वाली है कि ईरान में अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं है। जेसीपीओए को साइन किया गया था, जेसीपीओए से ट्रंप ने ही विड्रॉ कर लिया जो अग्रीमेंट था। उसके बाद जिस तरह से अमेरिका ने अटैक किया ईरान पर, ईरान का ये कहना है कि वो आखिरी मिनट तक तो बातचीत कर ही रहे थे, उसके बाद अचानक से अटैक हो जाता है और ईरान की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया जाता है। तो किस बिना पर ये ट्रस्ट किया जाए कि अमेरिका जो भी डील साइन करेगा वो गुड फेथ में करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। तो मुझे लगता है जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है अमेरिका और ईरान के बीच में, ये सबसे बड़ा एक इसने खाई पैदा की हुई है और ये इतनी जल्दी भरेगा नहीं। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि अगर सीजफायर को कंटिन्यू किया जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने जाने की थोड़ी व्यवस्था की जाए, उसको खोल दिया जाए और अमेरिका अपना ब्लॉकेड खत्म करे और अमेरिका अपना ब्लॉकेड पीछे ले, तो मुझे लगता है कुछ इनिशियल पैरामीटर्स उसको बनाकर एक नेगोशिएशंस को आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन क्या वो नेगोशिएशंस फंडामेंटल इश्यूज को टैकल करेंगे, मुझे नहीं लगता। क्या इससे कोई फंडामेंटल गल्फ का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसमें कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। तो ये क्राइसिस को, ये मैनेजमेंट की एक कवायद चल रही है और एक क्राइसिस से थोड़ा समय मांगकर दूसरे क्राइसिस तक कुछ समय मिल जाए दोनों देशों को, मुझे लगता है उसी की तैयारी होगी। कोई बहुत बड़ा पीस अग्रीमेंट हो जाए दोनों देशों के बीच में, मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ओके, तो कोई बहुत बड़ा पीस एग्रीमेंट हो जाएगा इसकी नियर फ्यूचर में संभावनाओं से प्रोफेसर पंत इनकार कर रहे हैं। सर, आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि ईरान और यूएस के बीच में जो कुछ भी बातचीत चल रही है उसे बिगर पर्सपेक्टिव में दुनिया देख रही है, लेकिन कुछ सेकेंडरी हर्डल्स भी आ गए हैं। मसलन ईरान की सरकार में हम सुन रहे हैं कि वहाँ पर दो गुट बन गए हैं। वहाँ के संसद के प्रवक्ता कह रहे हैं कि समझौते ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका की विश लिस्ट है। और इस तरह से वहाँ पर सरकार में भी कई फ्रैक्शंस हैं, या आईआरजीसी का अलग फ्रैक्शन है। उसी तरह से कुछ सेकेंडरी हर्डल्स अमेरिका में भी हैं। अमेरिका में भी ट्रंप की इसे हार और जीत से जोड़कर देखा जा रहा है। वहाँ पर लगातार हम रिपोर्ट्स जो पढ़ रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट ने कल कहा कि कितना नुकसान अमेरिका को हुआ है वो पूरी तरह से बताया नहीं गया है। और इस तरह से अंदर खाने भी ट्रंप के लिए चुनौतियां हो रही हैं अगर वो स्वयं इस नतीजे पर पहुंचे। तो ये जो सेकेंडरी हर्डल्स की चेन शुरू हो रही है सर, वो कितना बड़ा चैलेंज होंगे? देखिए, ये ही सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप कैसे इस डील को सेल करेंगे। कोई भी डील दो देशों के बीच में नहीं होती, दोनों देशों के नेतृत्व को उसको अपने अपने लोगों को बेचना भी पड़ता है, उसको सेल करना पड़ता है कि ये हमारी जीत हुई है। अब आप किस बिना पर ट्रंप साहब किस बिना पर लोगों के पास जाकर, अमेरिकी लोगों के पास जाकर ये कहेंगे कि जिस वॉर को उन्होंने शुरू किया था वो वॉर में हमारी जो स्टैंडिंग है वो बढ़ी है, हमने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को, स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव किया है। क्योंकि अगर उन्होंने ये शुरुआत उन्होंने करी थी कि न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, परमाणु जो हथियार हैं ईरान के, उसको टारगेट कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद उन्होंने काफी बदल दिया और काफी उनके स्टेटमेंट में परिवर्तन आया। लेकिन अगर वो वापस जाकर ये नहीं दिखा पाएंगे कि ईरान की जो परमाणु शक्ति है उसको हमने नेस्तनाबूद कर दिया है और ईरान वापस से एक परमाणु शक्ति बनकर नहीं उभर पाएगा, तो उस लोगों को ये स्वाभाविक तरह से लोग पूछेंगे कि फिर ये लड़ाई हुई क्यों। फिर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया गया, एनर्जी प्राइसेस पर दबाव पड़ा, ग्लोबल इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ा, क्यों पड़ा और आपने क्यों होने दिया। तो उनकी डिसीजन मेकिंग पर सवाल उठेंगे, उठ रहे हैं ऑलरेडी। तो कहीं पर जो फेस सेविंग फॉर्मूला है वो दोनों को चाहिए होगा, अमेरिका को भी, ईरान को भी, ईरान की रेजिम को भी, कि वो अपने लोगों को जाकर ही दिखा पाए कि हम जीत गए, इस युद्ध से हम जीत गए। और ईरानियंस तो ये कह रहे हैं कि वो खड़े हुए हैं, वो जिंदा हैं, वो रेजिम कहीं गई नहीं है, ये उनकी जीत है। तो मुझे लगता है कहीं पर ट्रंप के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो जो अग्रीमेंट, जिस भी अग्रीमेंट पर वो दस्तखत करते हैं, वो उसको ले जा पाएंगे अपने लोगों को और सेल कर पाएंगे कि एक विक्ट्री है अमेरिका के लिए। और ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि दोनों ही देशों में अंदरूनी जो हलचल मची हुई है वो बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका होगा जिस तरह भी नेगोशिएशंस जाएंगे। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दोनों ही साइड अलग अलग बातें कह रही हैं। एक दिन वो ये कहते हैं, या एक कुछ घंटों पहले कहते हैं
कि हम बहुत अच्छा नेगोशिएशन चल रहा है, फिर वो कहते हैं अगर नहीं नेगोशिएट करेंगे तो हम बॉम्बिंग कर देंगे। दूसरी तरफ ईरान भी यही कहता है कि हम, एक तरफ वो कहता है हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन फिर वहां से कोई आवाजें आती हैं कि इसमें कुछ है नहीं, कुछ सब्सटेंस नहीं है और हम अपनी रेड लाइंस को पर कोई अग्रीमेंट होने नहीं देंगे। तो कहीं पर दोनों ही तरफ अंदरूनी ज्यादा टेंशन है, अंदरूनी समस्याएं ज्यादा हैं। जब तक अंदरूनी एक कंसेंसस दोनों ही देशों में नहीं बन पाता है, तब तक जैसा मैं कह रहा था कि कोई लॉन्ग टर्म इसकी वायबिलिटी हो इस प्रोसेस की, वो नजर नहीं आती। ओके मेरा आखिरी सवाल सर रहेगा, क्योंकि आपने एक कुछ दिनों पहले एक बहुत सारगर्भित लेख भी लिखा था, मैं उसको पढ़ रहा था। उसके कुछ चीज़ें आपने लगातार ट्विटर पर भी डाली। मैं आज ही आपका ट्वीट पढ़ रहा था। द डाउनिंग ऑफ US F-15E over Iran marks a symbolic inflection point in 2026 Iran conflict, not for its scale, but for what it reveals. Even dominant air power faces real risk in contested airspace against resilient state adversaries. आप कह रहे हैं कि एयर सुपेरियरिटी को बहुत बड़ा धक्का लगा है, और इसके साथ साथ में आप कह रहे हैं कि अमेरिका को भी अब अपनी सीमाओं को पहचानना होगा। आपकी नज़र में जब भविष्य में डाउन द लाइन 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद इस युद्ध को याद किया जाएगा, ये युद्ध कौन जीत रहा है? जीता सर? अब तो युद्ध की स्थितियां लगभग शिथिल होती जा रही हैं। आपकी नज़र में ये युद्ध कौन जीता और कौन हारा? देखिए, ये बड़ी एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हमको नजर आ रही है। अगर आप देखें, जो दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन का, अमेरिका और ईरान का, इसमें जो बड़ी ताकतें हैं वो जो बड़ी शक्तियां हैं, ये मेजर पावर्स हैं, डिफेंस पावर्स हैं, इनके पास अथाह मिलिट्री कैपेबिलिटी है। लेकिन फिर भी ये अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में नाकाम है। रूस तो पिछले 2022 4 साल से लड़ रहा है, और यूक्रेन जैसा देश उसको अभी तक अचीवमेंट, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने नहीं दे रहा है। अमेरिका की लड़ाई जो कुछ हफ्तों की बताई गई थी, महीनों में तब्दील हो गई है। कहीं पर अमेरिका की जो एयर पावर डोमिनेंस थी, जो ये आइडिया था कि हम जाएंगे, हम जो लीडरशिप है ईरान की उसको डिकैपिटेट कर देंगे, हमारी एयर पावर उसको डिकैपिटेट कर देगी, और उसके बाद सडनली रजीम चेंज हो जाएगा और हमारी विक्ट्री हो जाएगी। ऐसा हुआ दिख नहीं रहा है। ईरान, मुझे लगता है ईरान की जो रजीम है वो खड़ी है अपने दो पैरों पर अभी भी। ये सबसे बड़ा एक मैसेज है कि एयर पावर की डोमिनेंस या कैपेबिलिटी डोमिनेंस आज के बैटलफील्ड में आपको पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है। आपके पास, अमेरिका के पास सब कुछ था, लेकिन अभी तक वो अपने जो इनिशियल जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसको अचीव नहीं कर पाया है। ये अपने आप में बड़ी बात है, और ईरान के लिए, इसीलिए ईरान बार बार जो कह रहा है, और ईरान ट्वीट कर रहा है, IRGC ट्वीट कर रहा है कि हमारी विक्ट्री ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि हमने दिखा दिया है कि कोशिश की गई थी रजीम बदलने की, और रजीम बदली नहीं है, रजीम रेजिलिएंट रही है, और रजीम ने टारगेट किया है अमेरिकन कैपेबिलिटीज को। तो मुझे लगता है आज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं, तो इंटरनल रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। आप उतने शक्तिशाली न भी हो अपने एडवर्सरी की तरह, लेकिन अगर आप इंटरनली रेजिलिएंट हैं तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, और अपने एडवर्सरी को आप के लिए चुनौती बनकर उसको फोर्स कर सकते हैं कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बदले, जैसा रूस को बदलनी पड़ी और अब अमेरिका को बदलनी पड़ रही है। बट अगेन सर, मेरा सवाल जो आपसे था, आपने बहुत अच्छी बात इसमें कही है कि ईरान संघर्ष ने यह भी दिखाया है कि जो सक्षम राज्य है वो आधुनिक मिसाइलों से महाशक्तियों को रोक सकता है। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने इसमें रखा कि इराक और अफगानिस्तान जैसे कम जोखिम वाले अभियानों की आदत अब अमेरिका के लिए घातक साबित हो रही है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा सर, बट अगेन आई वुड इंसिस्ट कि क्या हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं इस युद्ध को, ये इतिहास में याद करते हुए कि इसमें अमेरिका की हार हुई या ईरान की जीत हुई, या फिर ये सिर्फ डोमिनेंस अब एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि विवादित है, कंटेस्टेड है, ये इसी सार के साथ खत्म होगा? नहीं, देखिए, कंटेस्टेड तो है दीपक जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि हमने लास्ट प्ले ऑफ द डाइस नहीं देखा है, अभी हम वेट कर रहे हैं कि ये जो नेगोशिएटेड सेटलमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये क्या सीरियस नेगोशिएटेड सेटलमेंट है, या इसके बाद किनेटिक फोर्स का फिर से यूज होगा। क्योंकि ट्रम्प, अगर हम एक चीज ट्रम्प के लिए जानते हैं, वो ये कि वो अपनी जो डिफीट है उसको एक्सेप्ट करते नहीं है।
तो अगर नेगोशिएटेड सेटलमेंट में उनको अपनी विक्ट्री नहीं दिखेगी तो क्या वो फिर बमबारी पर उतरेंगे जैसा वो बार बार कह रहे हैं? तो अगर वो किनेटिक यूज ऑफ फोर्स फिर से होता है और वो किस तरफ जाता है, तो मुझे लगता है वो फाइनल जजमेंट उस पर निर्भर करेगा। लेकिन जो अभी तक हुआ है उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका अपने इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में सक्षम नहीं हुआ है। तो वो मुझे लगता है अपने आप में एक मैसेज है दुनिया भर के लिए कि सिर्फ डोमिनेंस के बेस पर या मिलिट्री कैपेबिलिटी डोमिनेंस के बेस पर अगर आप युद्ध में आज जाएंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। ट्रू सर, और बहुत ही शार्प और बहुत ही मैच्योर आपके ऑब्जर्वेशन है सर। आपने सही कहा कि इस युद्ध की परिणति क्या हुई ये फैसला करने में अभी थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि अभी संभवतः सारे सोपान इस युद्ध के हमको नहीं दिख रहे हैं और कौन जाने कि इसके आगे क्या हो। तो जब सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा उसके बाद संभवतः इसका आकलन करना बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए, शुक्रिया आपका।